इजी लेक्चर है, मजा आ जाएगा आप लोगों को। स्क्रीन शेयर नहीं किया ना मैंने अभी? नो मैम। दिख रही है? यस मैम। सो दिस इज लेक्चर नंबर 3। आज जो बेटा हम लोग कवर करने वाले हैं सारा डिस्कशन हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये सब हम कवर करेंगे। एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये हम डिराइव करेंगे क्या होता है, और इनसे रिलेटेड कुछ 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। तो ये आज हमारा एम है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ये हमको देखना है। तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं, कहानी क्या चल रही थी। कहानी ये चल रही थी कि आपने एक कंडक्टर लिया, ठीक है, उसके अक्रॉस आपने बैटरी को अटैच किया, बैटरी की वजह से करंट फ्लो किया, इस कंडक्टर के अक्रॉस क्या आ जाता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, राइट। अब यहाँ पर अंदर क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो कि पहले रैंडमली मूव कर रहे थे और एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना मूव करने की वजह से कोई करंट नहीं था, लेकिन जैसे ही बैटरी लगाया अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक नेट फोर्स लगता है इसी डायरेक्शन में, अपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो एक्सलरेट होते हैं। पहले जो वो रैंडम मोशन था, अब वो रैंडम मोशन है लेकिन वो मूव कर रहे हैं, यानी वो लोअर टर्मिनल से हायर टर्मिनल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगे हैं। लेकिन आपने देखा कि वो जब इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है तो वो जो आयन्स रखे थे इसके अंदर जिनसे वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आए, जिन एटम से वो निकल के आए हैं, तो वहां पर क्या बच जाता है, आयन्स बच गए, ठीक है। उनके साथ वो कोलाइड करते हैं, यानी जो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं ना बैटरी के फोर्स की वजह से, वो लूज भी कर देते हैं उसको, फिर दोबारा से गेन करते हैं हर कोलिजन में, मतलब हर कोलिजन से पहले गेन करते हैं फिर कोलिजन में लूज करते हैं। तो एक एवरेज वेलोसिटी के साथ वो मूव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होती है ये, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, मान लीजिए बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना था बेटा, याद है किसी को? vd कितना था, e v tau बाय में ml, tau बाय में ml, यस, ठीक है। तो m क्या है आपके पास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। l क्या है आपके पास, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके। और v क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने लगाया है बैटरी के अक्रॉस, और क्या बच गया, टाउ। इसको बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं ना, तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो उनको टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और जो डिस्टेंस लगता है उसको क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, लेमडा जो होता है। तो यहाँ पर जो टाइम हमारा जो ये है, ये भी एवरेज टाइम है, सिर्फ एक टाइम की बात नहीं हो रही, सभी इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग टाइम लेते हैं ना कोलिजन्स करने में, तो उनका एवरेज निकाला गया है, वो आपके पास क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज, एवरेज नहीं दिखा रही, आप समझ जाना ये एवरेज है। और लेमडा क्या होता है, अगर वो डिस्टेंस आपको दिखाना पड़े कहीं पर, आपको पता होना चाहिए कि सभी अलग अलग डिस्टेंस से कोलाइड करेंगे, कोई पहले कर गया कोई बाद में कर गया, तो ऐसे उनका एक एवरेज डिस्टेंस निकालते हैं, लेमडा एम। और ये एवरेज वेलोसिटी है। मान लीजिए जब वो फोर्स लगता है, पहले वो u1 u2 u3 u4 से चल रहे थे, अब फोर्स की वजह से टक्कर लगने से जस्ट पहले मान लीजिए उसका v1 v2 v3 v4 सब इलेक्ट्रॉन्स की ऐसी वेलोसिटीज हो गई है, तो अभी क्या हो जाएगा, सबका एवरेज करके निकालते हैं, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जिसके साथ वो इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो ये कहानी हम लोग सारी पहले कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा था, एक करंट का रिलेशनशिप निकाला था, I इज इक्वल टू वी, ना VDENA, ठीक है। I के अंदर हम लोगों ने पुट किया VD की वैल्यू, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, EV tau बाय में ML इनटू में NA। अच्छा, N क्या होता है, व्हाट इज N, यही लिख देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट यस, वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां से अभी देखो क्या क्या बन चुका है हमारे पास। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू RI, तो V बाय I क्या हो जाएगा, R। तो इससे इससे अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, इन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर, इन दोनों को क्या कर रहे हैं, कंपेयर देम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, E V tau
अच्छा यहाँ पर एक चीज और मिस कर दी, ई भी तो आएगा ना एक और, ये वाला ई, ई एन ए, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, और वी नहीं आएगा आपके पास, लिख लेते हैं इसको, चलो इससे नेक्स्ट स्टेप क्या, अगला स्टेप क्या हो जाएगा हमारे पास, आई वी, सॉरी वी बाय में आई क्या हो जाएगा, वी बाय में आई हो जाएगा एम एल बाय में एन ई स्क्वायर टॉ ए। एक सेकेंड, वोल्टेज डाउन हो गया घर की। हाँ जी, कहाँ थे हम, ठीक लिखा है मैंने, एम एल बाय में एन ई स्क्वायर टाउ ए, सारी टर्म्स आ गई ना। अब ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस। इसी को फिर हम लोगों ने थोड़ा सा ओपन किया था, आर इक्वल्स टू एम एल बाय में एन ई स्क्वायर टाउ ए। इसमें देखिए जो एम एन ई स्क्वायर टाउ वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ये क्या हो जाएगा, रो एल बाय में ए। तो ये जो हमारे पास रिलेशनशिप निकल के आया है रो एल बाय ए, इस पे हम लोगों ने क्या किया था बेटा, न्यूमेरिकल किया था। आ गया याद सबको अभी क्या क्या हो चुका है हमारी क्लास में, आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, सो आर इक्वल्स टू रो एल बाय में ए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इससे आगे की कहानी देखते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो हम लोग देखिए रेजिस्टिविटी पे जो इफेक्ट है टेम्परेचर का, वही तो रेजिस्टेंस पे होगा, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपने लेंथ, आपने एक कंडक्टर ले लिया, उसका लेंथ आपके पास आ गया, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया, वो तो फिक्स हो गया। अब रेजिस्टिविटी के अंदर जो टर्म्स है एम एन ई स्क्वायर टॉ, इनको हम चेक करेंगे कि क्या वो चेंज हो रही है, नहीं हो रही है टेम्परेचर के साथ। ठीक है, तो हम 3 मटेरियल डिस्कस करेंगे। जो पहला मटेरियल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कंडक्टर, कंडक्टर। ठीक है, तो देखिए अब यहां से मैं रेजिस्टिविटी अलग से निकाल लेती हूँ, इसको हम स्टडी करेंगे, एन ई स्क्वायर टॉ। यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं, एक क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज चेंज नहीं हो रही है, टर्म्स, या ऐसे लिख लीजिए क्वांटिटीज विच आर चेंजिंग, quantities changing and quantities not changing. Changing due to temperature, यहां पे भी लिख लो ड्यू टू टेम्परेचर। देखो क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा, मास तो उतना ही रहेगा ना, तो आपके पास ये आ गया इधर। क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदलेगा, वो भी नहीं बदलेगा, यानी कि ई भी इधर आ गया। जो चीज बदलेंगी वो क्या है, एन और टॉ, एन एंड टॉ, इन दोनों में क्या है, चेंजेस आएंगे। अभी देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगे, आगे चलते हैं। एन एन टाउ, अब मान लीजिए आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, याद रखिए मैं दो सिंबल्स यूज कर रही हूँ, ऊपर का मतलब है कि इंक्रीज हो रहा है और नीचे का मतलब है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ, रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, क्या है आपके पास, एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ, एम बाय में एन ई स्क्वायर टॉ। तो पहली बात एन के ऊपर इफेक्ट देखते हैं टॉ पे। देखिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एन होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। रूम टेम्परेचर पे अराउंड, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, लगभग 10 की पावर 29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब है। दिस इज वेरी वेरी लार्ज नंबर। अगर आप अब इस पे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर का मान लीजिए आप लोगों ने टेम्परेचर इंक्रीज करा, डेफिनेटली कंडक्टर को एनर्जी मिलेगा, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे एटम्स के, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और बाहर आ जाएंगे। ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर थे जो रैंडम मूव कर रहे थे, बट टेम्परेचर मिलने पर एन का वैल्यू बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाहर आउटर शेल में, उनको कुछ आयनाइजेशन एनर्जी मिलेगी एंड दे विल कम आउट ऑफ देयर शेल। ठीक है, तो एन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब रिलैक्सेशन टाइम की बात करते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, और ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो मान लीजिए अगर ये इसको कोलाइड कर रहा था, तो ये फास्ट कोलाइड करेगा,
और ज्यादा एनर्जी से ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, तो इसके कोलिजन्स जो है वो फास्ट होंगे। अब फास्ट होंगे तो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम लगेगा वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? कम लगेगा डेफिनेटली। ठीक है, तो टाउ आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। नाउ यू विल फोकस ऑन दिस फॉर्मूला। यहां से देखिए, अगर एन बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। डिनोमिनेटर में टर्म है ना, राइट? तो एन अगर डिनोमिनेटर में आप कोई नंबर बढ़ा रहे हो तो उसकी वैल्यू कम कर रहे हो ना। और अगर टाउ डिक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी क्या करती है? बढ़ती है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी घट रही है तो समझ लीजिए रेजिस्टेंस घट रहा है, रेजिस्टिविटी बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन हो गई। एक ही टेम्परेचर आपने बढ़ाया है, दोनों जो केसेस बने, एम और ई तो बदल नहीं रहा, एन बढ़ रहा है और टाउ घट रहा है। एन बढ़ने से तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस घट रहा है और टाउ घटने से हम कहेंगे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। ऐसे केस में क्या होता है, यहाँ पर जो ये वाला जो पार्ट है ये आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। ये क्यों नहीं है ये भी मैं बताती हूँ। जो सिग्निफिकेंट है वो ये वाला पार्ट है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अभी देखिए क्यों। अभी 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर एन बढ़ रहा है यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, अगर मान लिया 1000 बढ़ गए, 2000 बढ़ गए, 3000 बढ़ गए, 10 की पावर 29 में कोई खास असर डालेगा वो? बोलो। नो मैम। नहीं डालेगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ने पर एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है, जो वाइब्रेशंस उसकी बढ़ रही है, जो टाउ डिक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से रेजिस्टेंस का वो वाला जो कंट्रीब्यूशन है रेजिस्टेंस में वो ज्यादा है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक चीज पहले ही बहुत ज्यादा है, उसमें आप थोड़ा सा और ऐड कर दो, उससे रेजिस्टेंस पे इतना असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जो टाउ है उसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास कंडक्टर्स के केस में, इन केस ऑफ conductors on increasing temperature, जो आपके पास रिलैक्सेशन टाइम है वो वाला जो फैक्टर है टाउ will decrease and it is more significant than increase in n. Therefore आपका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। Therefore रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी जो है will increase in case of conductors। ठीक है, अब यहां पर एक ग्राफ और देख लीजिए, यहीं पर ड्रॉ कर रही हूं मैं। एक आपके पास है एक्स एक्सिस और एक है वाई, आर एन ड्रॉ। ठीक है, और यहां पर आप ले लीजिए टेम्परेचर, किसमें? केल्विन में। केल्विन। तो देखिए इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं मान लो एक एग्जांपल लेती हूँ कॉपर का, कोई भी कंडक्टर ले लीजिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कॉपर का, तो जो इसका ग्राफ बनेगा ना बेटा कुछ ऐसे बनेगा, इस तरह ये इंक्रीज करेगा। अब हो सकता है किसी में ज्यादा यहाँ पर इस तरीके का ग्राफ बन जाए, ठीक है, हो सकता है किसी में थोड़ा ऐसे बन जाए, वो डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल क्या है। क्योंकि हर एक मटेरियल के लिए जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास थे रूम टेम्परेचर पे, या फिर जो उसका रिलैक्सेशन टाइम था वो था, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यस डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ाने पर दोनों चीजें बदल गई है, बट मटेरियल टू मटेरियल भी तो एक वेरिएशन है, जिसकी वजह से थोड़ा ग्राफ में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। समझ में आ गई? बट आपको ओवरऑल समझ में आना चाहिए कि वो इंक्रीज कर रहा है विद टेम्परेचर। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो ये थी बात सारी किसकी? कंडक्टर्स की। अब जो नया मटेरियल है वो क्या है? सेमीकंडक्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा क्या? सेमीकंडक्टर्स। अब इसका एग्जांपल ले लो कोई भी। सेमीकंडक्टर एक अलग टाइप ऑफ मटेरियल रहता है जिसकी कंडक्टिविटी आपके पास कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में कहीं लाई करती है, और ये मटेरियल के ऊपर पूरा चैप्टर है आपका 12th क्लास में, आई थिंक 8th या 9th चैप्टर होगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि आपके पास हो गया जर्मेनियम या फिर सिलिकॉन, ये ज्यादातर आपको सुनने को मिलेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में अब हम देखेंगे रेजिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला था? m/ne² टॉ, m/में ne² टॉ।
अब अगेन आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मास और इलेक्ट्रॉन तो नहीं बदलेगा, मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, एन और टाउ बदलेगा। तो इसमें वही सेम चीज, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, दे विल कम आउट, यानी एन तो इंक्रीज करेगा डेफिनेटली, और आपके पास एनर्जी मिलने पर उनका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो फास्ट हो रहा है, जिसकी वजह से उनके जो कोलिजन है वो जल्दी हो रहे हैं, तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज करेगा। अगेन सेम प्रॉब्लम, रेजिस्टिविटी आपके पास इस केस में क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, या रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और यहाँ पर रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है, वो आपके पास है ये वाला, आपके पास कौन सा सही रहेगा इसमें, ये वाला। क्यों है ऐसा, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स में, यहां लिख लीजिए आप, जो आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर करो, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर is more on n than tau, ठीक है। तो यहां पर n जो है इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, क्यों आ रहा है, बिकॉज देयर आर negligible number of free electrons इन सेमीकंडक्टर्स। मतलब उसमें जैसे हमारे पास 10 की पावर 29 के आसपास होते हैं ना, यहाँ पर नेग्लेजिबल होते हैं। या एक्चुअली आपको कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए डोपिंग करनी पड़ती है, आपको एक टर्म देखने को मिलेगी डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो हम उसमें कुछ इंप्योरिटी ऐड करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी इंक्रीज हो, और यहाँ पर क्या होता है, फिर टेम्परेचर के साथ जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा इंक्रीज करते हैं, रिलैक्सेशन टाइम पे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो आप ओवरऑल लिख सकते हैं, देयरफॉर इन सेमीकंडक्टर्स रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज on increasing the temperature, on increasing the temperature। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, ठीक है। अब आते हैं यूज क्या होता है, हाँ जी, सेमीकंडक्टर का यूज कहाँ होता है? सेमीकंडक्टर का यूज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारी जगह होता है बेटा, जहां पर आपको कंडक्टिविटी कंट्रोल करनी हो, या आप ये सारा चीजें ना डिटेल में समझेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना, नेक्स्ट नहीं सॉरी 8th चैप्टर आएगा, उसमें सारा प्रोसेस आएगा, कैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है आते हैं इसके अंदर, कैसे आपके पास बाइसिंग होती है, कैसे डोपिंग होती है। तो यूजेस आपको जनरली सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉनिकल या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, वहां सेमीकंडक्टर कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो अभी हम बात करते हैं, अच्छा इसकी ग्राफ रह गया, इसका ग्राफ बताओ कैसा होगा। ग्राफ ऑब्वियसली डिक्रीज कर रहा है, आर एंड रो, और ये आपके पास क्या है इधर, टेम्परेचर, केल्विन में रखिएगा। जो डिक्रीज है वो कुछ ऐसा होगा, और अलग अलग मटेरियल के लिए आपको हो सकता है थोड़ा नेचर देखने को अलग अलग मिले, लेकिन ओवरऑल क्या रहेगा, डिक्रीज रहेगा। अब थर्ड पार्ट जो है आपके पास वो है क्या, अलॉयज। थर्ड पार्ट क्या है, अलॉयज। इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे आपके पास हो गया कॉन्स्टेंटन और निक्रोम हो गया, मैंगनीन हो गया, स्पेलिंग क्या है इसकी, सेकेंड रुको, हाँ ये है MANGANIN, मैंगनीन। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलॉयज के। अभी देखो इस केस में क्या होता है, अलॉयज के केस में टेम्परेचर आप बढ़ा लो घटा लो, एनी, आपके पास आर एंड रो पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आर एंड रो विल नॉट चेंज, या चेंज हो रहे हैं तो आपके पास बहुत ही कम इफेक्ट ऑन, ऐसे लिख लीजिए, इफेक्ट ऑन आर एंड रो इफेक्ट ऑन आर एंड रो इज नेग्लिजिबल। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप लोगों ने भी कभी लैब में काम किया हो, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया हो, या देखा हो कि करंट जब फ्लो करता है
तो हम लोग एम मीटर्स वगैरह, वोल्ट मीटर्स वगैरह का यूज करते हैं, रीडिंग्स लेते हैं उसके अंदर और सारे कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं। तो जब करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, कोलाइड हो रहे हैं, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो आयंस को देते हैं, आयंस के पास ज्यादा एनर्जी आती है, वो वाइब्रेट करते हैं, ओवरऑल कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है। इससे क्या होगा, कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हमारी रीडिंग्स खराब हो जाएगी। मान लीजिए आपने डिक्रीज कर दिया टेम्परेचर, उस केस में भी यही प्रॉब्लम है, वहां पर भी रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा। तो हमारे एक्सपेरिमेंट्स में सब में गड़बड़ हो जाएगी ना। तो हमारे को क्या करना पड़ता है कि इस तरह के कुछ मटेरियल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे जिन पे टेम्परेचर बढ़ाने पर घटाने पे असर ना आए। तो देर आर सर्टेन अलॉयज जो इस आपके लैब्स में यूज होती हैं, जैसे कॉन्स्टेंटाइन निक्रोमिस की वायर्स आपकी यूज हो सकती हैं ताकि आपकी जो रीडिंग्स है वो करेक्ट आए। समझ में आया? तो अलॉयज क्या, मिक्सचर ऑफ मेटल्स ही होता है, अलग अलग रेशियोज में आप उसको मिक्स करते हैं तो आपके पास एक अलॉय बनती है। ठीक है, तो इसमें अब इफेक्ट ऑन आर एंड रो इज नेग्लिजिबल। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो कैसा आता है, ये आर हो गया या फिर रेजिस्टिविटी हो गया, या आपके पास टेम्परेचर हो गया इन केल्विन, तो आपके पास लगभग कुछ स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा, बहुत ही कम होगा बिल्कुल, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पर भी निकलेंगे, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन टाइम पर भी असर होगा, लेकिन बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा सा आपको ग्राफ मिलेगा। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर जो दोनों फैक्टर्स है कंपनसेट कर देते हैं एक दूसरे को, जैसे एन आपके पास बढ़ रहा है या टॉ आपके पास घट रहा है तो ऑलमोस्ट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की। अभी मान लीजिए ये आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर को आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया तो क्या होगा, मान लीजिए इसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो R0 था, ठीक है, एट टेम्परेचर लेट्स से कि T पे। अब आपने मान लीजिए टेम्परेचर T से T प्लस में dt कर दिया, मतलब कुछ ना कुछ आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो इसका जो नया रेजिस्टेंस होगा R0 प्लस में dr हो जाएगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस है dr क्या है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस या चेंज इन, ऐसे लिखो चेंज इन रेजिस्टेंस, इंक्रीज डिक्रीज दोनों केसेस पॉसिबल है, तो हम लोग एक जनरल केस डिस्कस करते हैं कि चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि जो ये रेजिस्टेंस का चेंज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर के। ये क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। हो सकता है आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हो सकता है आपने टेम्परेचर घटा दिया, कुछ ना कुछ चेंज किया आपने टेम्परेचर में जिसकी वजह से उसका रेजिस्टेंस में चेंज आया, तो ये चेंज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, और ये देखा गया कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके इनिशियल रेजिस्टेंस के, जो कि मान लीजिए आपके पास इनिशियली जो टेम्परेचर है उसको टी आई मान लो, टी आई टेम्परेचर पे, तो डेल्टा टी एक्चुअली क्या है, इसको आप डी टी कर लो, नॉट डेल्टा, छोटा डी आर जो चेंज इन रेजिस्टेंस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, एंड स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट जो उसका इनिशियल क्या है, रेजिस्टेंस। इन दोनों फैक्टर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमारे पास डी आर निकल के आता है अल्फा आर नॉट डी टी। अब ये जो अल्फा है यही आपके पास क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं टोटल चेंज निकालना चाहती हूँ। मान लीजिए मैंने टी आई टेम्परेचर से मैंने क्या करा, टी आई से टी एफ कर दिया, मतलब एक टी आई टेम्परेचर था टी इनिशियल, उसको मैंने टी फाइनल टेम्परेचर तक पहुंचा दिया, तो मेरे पास टोटल कितना चेंज इन रेजिस्टेंस होगा। तो मैं लेट्स से इंटीग्रेट करती हूँ, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या होगा, डी आर, मान लीजिए उसका इनिशियल टेम्परेचर आर नॉट था और वो अब आर फाइनल पे पहुंच गया, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑन दिस साइड अल्फा आर नॉट टी टी। यहाँ पर आपके पास इनिशियल टेम्परेचर टी आई था और ये टी एफ पे पहुंच गया। अभी यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो आपके पास यहाँ, चलो नीचे लिख लेते हैं, आर एफ माइनस में आर नॉट, दिस इज इक्वल टू डी आर का इंटीग्रेशन क्या है, आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, यहाँ से अल्फा कांस्टेंट आर नॉट कांस्टेंट डी टी का क्या हो जाएगा, टी, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिख रही हूँ अब, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, डेल्टा आर लिख सकते हैं आप इसको, अल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, या फिर आप इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हैं कि आर फाइनल क्या हो जाएगा, आर नॉट इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में, आर नॉट प्लस में अल्फा आर नॉट इंटू में टी एफ माइनस में टी आई,
यानी कि आप कह सकते हैं आर नॉट कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा 1 प्लस में एल्फा टी एफ माइनस में टी आई। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप हो गया ओरिजिनल रेजिस्टेंस से, जो पहले इनिशियल टेम्परेचर पे था। अच्छा, इसी को हम लोग रेजिस्टिविटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आरएफ को क्या लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी फाइनल। मान लो जो आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए लिया है, लेंथ ऑफ कंडक्टर एल लिया है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रो एल बाय में ए। दिस इज इक्वल टू रो नॉट एल बाय में ए इंटू में 1 प्लस में एल्फा इंटू में टी एफ माइनस में टी आई। यहाँ से क्या चीज कट गई, कट गया ना, ये फाइनल क्या रिजल्ट आ गया आपके पास, ये आ गया रो नॉट इंटू में 1 प्लस में एल्फा, इसको डेल्टा टी लिख लेते हैं। समझ में आई बात? यस मैम। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की फॉर्म्स आपको देखने को मिल सकती हैं। रेजिस्टिविटी में भी आप दिखा सकते हो और रेजिस्टेंस में दिखा सकते हो। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, ये जो अल्फा है ना मोस्टली आपको देखने को मिलेगा कांस्टेंट, तभी हमने इसको यहाँ से बाहर ले लिया था इंटीग्रेशन करते हुए। लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट नहीं दे रखा, मान लीजिए अल्फा की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 समथिंग की, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस केस में, यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। आप फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करेंगे, आप ये वाला जो चीज है ये याद रखें, इसमें आप अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, आर नॉट बाहर आ जाएगा और फिर आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टी टी इंटीग्रेट करेंगे। आई बात समझ में? यस मैम। अगर वो वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है, तो फिर उसको इंटीग्रेशन के अंदर रख के सॉल्व करना पड़ेगा ना। अगर वो कांस्टेंट है तो मैंने बाहर लिख लिया फिर एक फॉर्मूला बना दिया था। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, ये चीज हमारी कवर हो गई। या अब हम एक चीज डिस्कस करेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसका यूनिट और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला चीज हमने निकाली है, यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बाय आर नॉट इंटू डेल्टा टी, डेल्टा आर बाय में आर नॉट इंटू डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी क्या है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर है। चेंज इन टेम्परेचर चाहे सेल्सियस में हो केल्विन में, वैल्यू तो सेम आएगी ना। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर सेल्सियस में हो सकता है, केल्विन में हो सकता है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। चेंज अगर आप निकालो तो भी तो ओम ही आएगा, और ये भी आपके पास ओम है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अल्फा की यूनिट क्या बच गई, या तो डिग्री सेल्सियस इनवर्स होगी या फिर आपके पास क्या होगी, केल्विन इनवर्स होगी। ठीक है, ये दो यूनिट हो सकते हैं। अगर टेम्परेचर जो आपके पास केल्विन में है तो केल्विन में, नहीं तो सेल्सियस इनवर्स आ जाएगा। अब इसका वैल्यू आप चेक कर सकते हो। अल्फा आपके पास 3 वैल्यू लेगा। देखो अलग अलग मटेरियल देखते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, और ये थर्ड आपके पास क्या है, अलॉयज। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व करूंगी, जरा ध्यान से देखना। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पे मुझे बताओ, डेल्टा टी जो है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये तो पॉजिटिव है। आर नॉट रेजिस्टेंस भी पॉजिटिव है। डेल्टा आर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ? नेगेटिव। नहीं, कंडक्टर में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ रहा था बेटा। कंडक्टर के केस में आर एंड रो इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। यही तो था ना हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हुआ था, वो डिनोमिनेटर में था, वो फैक्टर जो है हमारे पास कंट्रीब्यूट ज्यादा कर रहा था, तो हमारे पास ये इंक्रीज होते हैं। ये इंक्रीज हो गए यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, यानी डेल्टा आर पॉजिटिव है, यानी ओवरऑल आपके पास क्या हो गया, अल्फा पॉजिटिव हो गया ना इसके लिए। यस और नो? यस मैम। ये तो पॉजिटिव, ये तो रेजिस्टेंस आर नॉट पॉजिटिव है। आपने डेल्टा आर चेक करना है, क्योंकि डेल्टा टी मैं बोल रही हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर इंक्रीज ही कर रहे हैं ना। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, यहाँ पर क्या, आर एंड रो डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। यस, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल इज नेगेटिव, यानी आपके पास डेल्टा आर इज नेगेटिव और आपके पास अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब एलॉयज में क्या हो रहा था, चेंज इन R and rho is negligible on increasing temperature, on increasing the temperature। तो इस केस में क्या हो रहा है,
कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा, अल्फा क्या हो जाएगा, डेल्टा आर बता चलो यहाँ, यस अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो गया, बिकॉज आपके पास डेल्टा आर यानी कि आर फाइनल माइनस आर इनिशियल ये क्या है, 0 हो गया। ये दोनों आर फाइनल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर आई है, ठीक है। तो अलॉयज के केस में हम लोग अल्फा 0 लेंगे, सेमीकंडक्टर्स के केस में अल्फा नेगेटिव लेंगे, और कंडक्टर्स के केस में अल्फा पॉजिटिव लेंगे। ये बताना क्यों जरूरी था, हो सकता है क्वेश्चन में आपको नाम से दे दे कि भाई सेमीकंडक्टर है और उसका जो कोफिशिएंट है रेजिस्टेंस का उसका सर्टेन वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर बोल दिया तो क्या लेना पड़ेगा, अल्फा को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है, इसे पता होना चाहिए, ठीक है। और इंक्रीज इन टेम्परेचर की बात कर रही हूँ, ओके, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। कौन सी इक्वेशन का डायग्राम रिपीट करना है, ये वाला डायग्राम। ये आपने कंडक्टर लिया है, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, और आपने ये इनिशियल कंडीशन ली है कि भाई इनिशियली उसका जो रेजिस्टेंस है, ये इनिशियल रेजिस्टेंस है, आर नॉट लिख लीजिए, इनिशियल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और टी आई उसका इनिशियल टेम्परेचर है, टी आई इनिशियल टेम्परेचर है, टी एफ क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर। तो हमने क्या किया कि इनिशियली आपने थोड़ा सा टेम्परेचर का चेंज किया तो रेजिस्टेंस में छोटा सा चेंज आया, वो जो चेंज प्रोपोर्शनल इन चेंज इन टेम्परेचर के है। फिर हमने देखा कि जो चेंज इन रेजिस्टेंस है वो ओरिजिनल यानी इनिशियली जो टेम्परेचर था उस पे जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं मान लो 27 डिग्री सेल्सियस और फिर आपने इसका 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। एंड किसके प्रोपोर्शनल होएगा, और मैं आपको दे दूं भाई 27 डिग्री सेल्सियस में 5 ओम है, तो इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसके ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। आई बात समझ में अभी? तो ये छोटी मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, और इसी से रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करोगे। देखो चलो ये क्वेश्चन करो सभी बच्चे। The resistance of heating element at room temperature 27 degree Celsius is 100 ohm. क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर क्या दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, उस पर रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। एट व्हाट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम इफ अल्फा इक्वल्स टू 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो आपको टेम्परेचर निकालना है कि उसका रेजिस्टेंस 100 ओम से 117 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 2 मिनट देती हूँ मैं, आराम से सॉल्व करो और फिर बताना मैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला उठाओ, टी इनिशियल देखो क्या है, टी फाइनल देखो क्या है, फाइनल रेजिस्टेंस क्या करना है, और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। मैम बी होगा इसका। यस 1027 डिग्री सेल्सियस।
बिल्कुल सही। बाकी बच्चे भी निकालें फटाफट। चलो सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, या और टाइम चाहिए? कौन सा कलर चूज करें? डेल्टा आर क्या होता है? एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब डेल्टा आर पता है आपको क्या है? डेल्टा आर क्या होता है? आर फाइनल रेजिस्टेंस माइनस आर इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल रेजिस्टेंस को आर नॉट से हम जनरली दिखाते हैं। दिस इज इक्वल टू एल्फा आर नॉट डेल्टा टी क्या हो जाएगा? टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। इनिशियल टेम्परेचर टी आई हो गया। तो टी आई के ऊपर यानी 27 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 ओम दे रखा है आपको, यानी कि आर नॉट आपको पता है 100 ओम है, माइनस में आर फाइनल आपको दे रखा है। आर फाइनल क्या निकालना है? व्हाट एट व्हाट ईयर? टी फाइनल निकालना है। तो आर फाइनल दे रखा है आपको 117। इसके लिए टेम्परेचर निकालना है 117, ये हो गया इज इक्वल टू एल्फा क्या है? 1.7 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू में आर नॉट अगेन आपके पास 100 है, और ये आ जाएगा टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल 27। ठीक है, यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे 17 बाय में ये सारा पार्ट आ जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू में 100। ठीक है, दिस इज इक्वल टू टी एफ माइनस में 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरा सॉल्व होके क्या बन रहा है? कितना बन रहा है बेटा? 1000। दिस इज इक्वल टू टी एफ माइनस में 27 डिग्री सेल्सियस। टी एफ कितना हो जाएगा? 1027 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? ठीक है भाई, देखो ये क्या होएगा? 17 ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, 0.1 यानी कि ये आपके पास ऊपर 10 गया, नीचे आपके पास 100 है, और 10 की पावर 4 ऊपर चला गया, तो एक से एक गया, और 4 में से एक पावर इससे चला जाएगा, तो 10 की 3 बचेगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस और नो तो कर दो। हमारे Yes, रिएक्शन नहीं ma'am. दिखाई देते जब मैं पढ़ा रही होती हूँ। Okay. सो इट इज 1027 डिग्री सेल्सियस। आप लोग जो रिएक्शंस देते हैं ना, वो मुझे नहीं दिखते जब मैं स्क्रीन पे पढ़ा रही होती हूँ, या तो मैं अब जो फोन है उसमें खोल के रखूं आपके रिएक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चलो 2 मिनट है आप लोगों के पास, चलो 3 ले लो, आंसर निकाल दो बस। 3 मिनट आपको मिलते हैं इस सवाल को करने के लिए। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। 9:13 हो गया है, 9:16 में आपको इसका उत्तर देना है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर 5 ओम है एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 5.5 ओम एट स्टीम पॉइंट। स्टीम पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम। अब अल्फा नहीं दे रखा, ठीक है, और बाद वाला आपको रेजिस्टेंस दे रखा 5.8। इनिशियल आपके पास क्या 5 ही है, 5 से 5.5 गए, 5 से 5.8 गए। तो पहले वाले केस में टी इनिशियल टी फाइनल दोनों पता है, वहां से अल्फा निकालो, और सेकंड वाले केस में आपको अल्फा की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास टी फाइनल निकल जाएगा। सॉल्व कीजिए अभी। रिएक्शन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. सोचो जरा।
मैम B 160। यस, वेरी गुड। दीपक है क्या? 160 कौन बोला था? मैम अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए, शुरू करते हैं। यस मैम नहीं था। क्या बोल रहे? रेजिस्टेंस ऑफ प्लैटिनम वायर इज 5 ओम एट आइस पॉइंट, यानी टी इनिशियल के आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट केस की बात करें, टी फाइनल क्या है? स्टीम पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस है। रेजिस्टेंस पहले केस में कितना है? ये 5.5 सॉरी 5.0 ओम है, ठीक है। और सेकंड केस में कितना हो रहा है? 5.5 हो रहा है। तो डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या होता है? एल्फा आर नॉट डेल्टा टी। तो डेल्टा आर क्या है? आर फाइनल माइनस में आर नॉट, ठीक है। एल्फा आर नॉट डेल्टा टी क्या है? टी फाइनल माइनस में टी इनिशियल। तो यहाँ से हम लोग एल्फा निकाल लेंगे, बाकी सब चीजें तो हमको गिवन है। तो आर फाइनल क्या है? 5.5 माइनस में आर नॉट कितना है? 5 डिवाइडेड बाय में आर नॉट कर लो, ये नीचे ले गई मैं, और इनटू में टेम्परेचर भी नीचे लगी। टी फाइनल 100 है, टी इनिशियल 0 है, दिस इज योर एल्फा, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.5 बाय में 5 इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है? अल्फा आ गया आपके पास 1/1000, ठीक है। अब सेकंड केस करते हैं। ये था आपके पास केस नंबर 1, केस 1। अब केस 2 में क्या बोल रहा है? केस 2 में बोल रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 5.8 ओम। तो आर नॉट तो वही है और टी इनिशियल भी ठीक है 0 डिग्री सेल्सियस। मुझे फाइनल जो है वो पता है 5.8 ओम, और टी फाइनल आपके पास क्या है वो निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है। तो अगेन आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, इस वाले में, तो आपके पास क्या आएगा? आर फाइनल माइनस आर इनिशियल डिवाइडेड बाय में आर इनिशियल इनटू में क्या आएगा आपके पास? एल्फा, यहाँ आएगा नीचे एल्फा, ठीक है। तो एल्फा नीचे आएगा यानी 1/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा। दिस इज इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब टी इनिशियल तो ऑलरेडी 0 ही दे रखा है, तो ये तो चला ही गया। टी फाइनल आ गया आपके पास 5.8 माइनस 5 कितना आ गया? 0.8 बाय में 5 इंटू में 1000, 5 1 जा 5 2 जा 0 0, ये हो जाएगा आपके पास 160 डिग्री सेल्सियस। आ गया समझ में सबको? नॉट 200 बेटा, 160 है। गुड। तो आपने पहले केस से अल्फा निकाला, दूसरे केस में आपने अल्फा पुट कर दिया, बस। अब एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। Find the relationship between rho 1, alpha 1, rho 2, alpha 2 such that resistance of combination is independent of temperature। अब कॉम्बिनेशन में आपको बताती हूँ। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, लेंथ इसकी L है, ठीक है। और इसके साथ एक दूसरा कंडक्टर लगा हुआ है ऐसे, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है और इसका लेंथ सेम है N, ठीक है। तो अभी देखो अलग अलग रेजिस्टिविटी है, ऑब्वियसली मटेरियल अलग अलग होने की वजह से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अलग है, रिलैक्सेशन टाइम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे दिखा सकते हो, इसको आप ऐसे दिखा लो। ये दो मटेरियल हो गए। इसके लिए रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसके लिए कोफिशिएंट अल्फा 1 है, इसके लिए रो 2 है, इसके लिए अल्फा 2 है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ऐसा रिलेशनशिप निकालो इन टर्म्स के बीच में कि जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, मान लीजिए इसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इसका इनिशियल रेजिस्टेंस R2 है, और आप मान लीजिए कि जो टेम्परेचर है वो इनिशियल Ti है, Ti टेम्परेचर के ऊपर इनका जो रेजिस्टेंस है वो R1 और R2 है। तो ये बोल रहे कि अभी इन रेजिस्टेंस का ऐसा कॉम्बिनेशन निकालें जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर हो। मान लो आपने T फाइनल कर दिया, उस समय इसका रेजिस्टेंस R1 फाइनल रेजिस्टेंस ऑब्वियसली चेंज होगा। आपने यहाँ पर T फाइनल कर दिया, रेजिस्टेंस यहाँ भी चेंज होगा, R2 फाइनल। तो ये आपके इनिशियल रेजिस्टेंसेस है Ti पर, ये आपके फाइनल रेजिस्टेंस है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पहले और टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में सेम रहना चाहिए। अब कॉम्बिनेशन देखिए क्या, मान लीजिए अगर इसमें से करंट जाता है बेटा, तो ये दोनों के रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में है? बताओ। सीरीज में है, सीरीज कनेक्शन है, दोनों साथ में लगे हुए हैं। तो सीरीज कनेक्शन के अंदर आप क्या बोल रहे हो कि भाई टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितना है? R1 प्लस R2 ही होगा ना। ये है बिफोर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बिफोर
इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ओके, और टेम्परेचर मान लीजिए इनिशियली आपके पास Ti है, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, R1F प्लस में R2F, ये कहाँ हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। तो मान लीजिए आपने टेम्परेचर Ti से क्या कर दिया, आप TF कर दिया, यानी चेंज इन टेम्परेचर हो गया ना, डेल्टा T कितना आ गया, TF माइनस में Ti, ठीक है। आप यहाँ फर्स्ट स्टेज से दूसरी स्टेज में पहुंच गए, और अब उन्होंने रिलेशनशिप ऐसा पूछा है कि पहले कॉम्बिनेशन और बाद में कॉम्बिनेशन वो सेम रहना चाहिए, R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू R1F प्लस में R2F होना चाहिए, ठीक है। अब R1F R2F निकाल सकते हो आप रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला, डेल्टा R इक्वल्स टू एल्फा R नॉट डेल्टा T, तो ये क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस, इनिशियली R1 था और अब R1F हो गया, दिस इज इक्वल टू एल्फा R नॉट क्या है, R1, ठीक है, और डेल्टा T क्या है, TF माइनस में Ti। ऐसे ही आप R2F लिख सकते हैं, माइनस में R2 इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस उसका R2 है, एल्फा R2 इंटू में T फाइनल माइनस में T इनिशियल। अब यहाँ से R1F और R2F की वैल्यू निकाल के जरा इसमें पुट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए जरा। मैम इसको, इसकी वैल्यू रखने पे R1 प्लस R2 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा TF माइनस। ओके, सो आपने पुट किया तो ये R1 प्लस R2, तो ये ठीक है। R1F की अगर आप वैल्यू निकाल के पुट कर रहे हैं तो क्या आएगा, R1 प्लस एल्फा R1 इंटू में डेल्टा T कर लो इसको, ठीक है। और उसके बाद सेकंड केस में क्या आ रहा है, R2 प्लस में एल्फा R2 डेल्टा T, ठीक है। यहां से R1 R2 कैंसिल हो गए, इक्वेशन के दोनों तरफ है ना, यस और नो, कटा कि नहीं कटा। सो यहाँ पर क्या बचा, एल्फा R1 डेल्टा T भी कॉमन ले लो बाहर, प्लस में एल्फा R2 इक्वल्स टू 0। अब डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर तो 0 नहीं है ना, कुछ मान लो 27 से आपने 60 कर दिया, कुछ भी चेंज किया आपने टेम्परेचर, तो वो तो 0 नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज 0 हो गई, एल्फा R1 प्लस में एल्फा R2, लेकिन रिलेशनशिप उन्होंने R1 के साथ नहीं पूछा, रेजिस्टिविटी के साथ पूछा है। तो रेजिस्टिविटी का रिलेशनशिप क्या होता है, R क्या होता है, रो L बाय A होता है ना, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों केसेस में सेम ही है। तो एल्फा R1 की जगह क्या हो जाएगा, रो 1 L, ये एल्फा 1 और एल्फा 2 है बेटा, इसको 1 और 2 कर लो, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, क्लियर है ना ये चीज, दोनों मटेरियल के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अलग अलग है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बाय में A, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, अलग हो तो आप अलग अलग रख के पुट करके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और ये हो जाएगा रो 2 L बाय में A, दिस इज इक्वल टू 0। अब L बाय A तो 0 नहीं हो सकता, क्या 0 हो गया, एल्फा 1 रो 1 प्लस में एल्फा 2 रो 2, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिलेशनशिप, जिसके लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट रहेगा। आई बात समझ में, यस मैम। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक करेंगे, यहाँ हमारा लेक्चर का समापन होता है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है वो हम करेंगे क्या,
कलर कोडिंग देखेंगे एक तो, और ओम्स लॉ से रिलेटेड थोड़ा कुछ करेंगे। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम कल हाँ, कल